ये वीडियो तुम स्क्रॉल मत करना, बिकॉज तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है। तो मेरे पास ऐसे तो बहुत सारे सोरियासिस के पेशेंट हैं, लेकिन फ़िलहाल 2-3 सोरियासिस के पेशेंट ऑन गोइंग है। तो उसमें से 2 सोरियासिस के पेशेंट का लास्ट 15-20 डेज़ में लीजन्स बढ़ गया। पहले सिर्फ एक्सटेंसर्स पे था, अपर लिम्ब के, अभी एब्डोमेन, बायलैटरल हैंड रीजन पे उनको न्यू लीजन्स आने लग गए। तो बेसिकली डिसीज़ एग्रेवेट हुआ। अब जब भी तुम कोई भी ऑटोइम्यून डिसीज़ पढ़ोगे या फिर सोरियासिस पढ़ोगे, तो उसमें लिखा भी है सोरियासिस इज़ अ डिसीज़ ऑफ रिलैप्स एंड रेमिशन। सो बेसिकली देयर विल बी रिलैप्स and there will be remission. Remission is a phase when disease goes to sleep for some time. थोड़े टाइम के लिए सिम्टम्स नहीं है, लीजन्स नहीं है, तो वो रेमिशन फेज में है। तुम्हारी पंचकर्म थेरेपी से न तेषाम पुनरुद्भव से थोड़े टाइम के लिए वो रेमिशन में जाता है, ऐसा अपन प्रैक्टिस में देखते भी है। लेकिन पहले मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता था कि यार लीजन्स अपने वजह से बढ़ गया, अभी क्या ट्रीटमेंट दें। लेकिन मुझे लगता है ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो तुम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सपोज़ क्या हुआ, सपोज़ तुम्हारे पास एक सोरियासिस का पेशेंट है। स्टेबल प्लाक सोरियासिस का बात नहीं करेंगे, स्टेबल प्लाक सोरियासिस को तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। अनस्टेबल प्लाक सोरियासिस का पेशेंट है और उसका न्यू लीजन्स आता है, लीजन्स मोर एंड मोर एरिथमेटस होते जाता है, बेसिकली अनस्टेबल सोरियासिस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम क्या सोचते हो ऐसे केसेस में ना, वात पित्त कफ में से तुम सोचते हो कि ये वात दोष की वजह से ऐसा सब अनस्टेबिलिटी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम वात कंसिडर करना है करो, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम पित्त को भी उतना ही ध्यान दो। बिकॉज जो सरगुण है, मोबाइल जो एक्टिविटी है, प्रसरणशीलता जो है, वो पित्त दोष के अंदर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम्हारे अनस्टेबल वाले केसेस हैं, जिसमें कोई भी स्किन डिसऑर्डर रैपिडली बढ़ रहा है, दैट इज़ ड्यू टू पित्त। तो अपना दोष तो फिक्स हो गया कि तुमको पित्त दोष पे ध्यान देना है। अभी फिर तुम जाकर देखो वाग्भट का 11, 12, 13 चैप्टर जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें 13th चैप्टर देखो। तो पित्त दोष का जनरलाइज ट्रीटमेंट क्या है, तो फर्स्ट उन्होंने लिखा है सर्पी यानी कि घृत। फिर सेम लाइन में क्या लिखा है पता है क्या? सेम लाइन में लिखा है स्वादुक शीत विरेचनम, यानी कि तुम ऐसा कोई ड्रग दो जो कि मधुर है, शीत वीर्यात्मक है, और उससे तुम उसका विरेचन कराओ। ऐसे ही उनका बोलने का मतलब हो सकता है। तो ऐसा कोई ड्रग है क्या जो स्वादु है, शीत है, विरेचन भी करा सकता है? तो बहुत सारे ड्रग्स तुम्हारे दिमाग में आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिलेक्शन में तुम ये भी ध्यान रखो कि वो कुष्ठ की तरफ जाने वाला है, यानी कि वो रक्तगत जाने वाला ड्रग चाहिए। तो फिर तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे ड्रग आएंगे, लेकिन एक ड्रग है, उसका नाम है आरगवत। तो आरगवत के मल्टीपल रेफरेंसेस तुम पढ़ो, उसको चतुरंगुल भी बोला गया है। चतुरंगुल मृदु विरेचन के लिए श्रेष्ठ है, ऐसा तुम रेफरेंस पढ़ोगे। तो हो सकता है कि तुम्हारे जो अनस्टेबल केसेस हैं, जो बढ़ने वाले केसेस हैं, उन सब में तुम आरगवत यूज़ कर सकते हो और घृत यूज़ कर सकते हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि घृत तुम, क्योंकि घृत वात पित्त शामक भी है, और जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑफ वात डोमिनेंट कुष्ठ अगर पढ़ोगे तो वातत्तरेषु सर्पी लिखा हुआ है। नॉट 5-10 ml, 20, 30, 40 ml तक तुम उसको घृत दे सकते हो, प्रोवाइडेड उसका आम पचन हुआ है। तो उसका कस्टमाइज ट्रीटमेंट अगर प्लान करना है कोई ऐसे पेशेंट का, तो मॉर्निंग में उसको मस्त घृत दो तुम प्रभुत मात्रा में, और बाद में नाइट में उसको एक पिल जैसा टैबलेट एक 7-8 डेज़ के लिए दो। तो शायद अनस्टेबिलिटी को तुम कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि घृत और एक पिल्स जहाँ पर अनस्टेबिलिटी है वहाँ पर तुम दे सकते हो।